बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन PIA का जहाज़ एयरबस 310 जो PIA के साबिक MD थे हिल्डन ब्रांड अगवा करके जर्मनी ले गए थे, इस हवाले से नए इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। और इंकशाफात ये सामने आए हैं कि जर्मनी ले जाने से पहले ये तैयारा एक फ़िल्म की शूटिंग में इस्तेमाल हुआ और उसके बाद इस जहाज़ को जो है वो फ़रोख्त कर दिया गया। आपको इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि ये तैयारा जो है वो अगवा करके किस गैर मुल्की फ़िल्म की शूटिंग में इस्तेमाल हुआ, कितने में फ़रोख्त हुआ, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम नाज़रीन आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आजकल माली इंतज़ामी गवर्नेंस के हवाले से बहुत सारे ऐसे केसेस सुन रहे हैं, उन केसेस को लेकर अब उनके ख़िलाफ़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के ख़िलाफ़ एक घिनौनी मुहिम, एक मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। इसके महरक़ात क्या हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे और आखिर में कुछ गपशप भी आपके साथ करनी है, वो भी करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता देते हैं कि 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में MD PIA तकर्री केस की समाअत हुई थी। MD PIA अपॉइंटमेंट केस की समाअत हुई थी, जिसमें जजेस की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन का इजहार किया गया था कि जर्मनी से जो MD लाकर PIA का बनाया गया था, जिनका नाम था हिल्डन ब्रांड, वो किस तरह से PIA का जहाज़ लेकर जर्मनी चले गए। इस पर हुकूमत को ये करना चाहिए था कि उनके ख़िलाफ़ हाईजैकिंग का मुकदमा कराना चाहिए था, जर्मनी में जाकर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करानी चाहिए थी और साबिक MD PIA को जेल में बंद कराना चाहिए था। अदालत को ये बताया गया था कि नैब जो है इस मामले पर जो है वो तहकीकात कर रहा है, जिस पर अदालत ने जो है वो इत्मीनान का इजहार किया था। अदालत ने ये सवाल सामने रखे थे कि जो CEO थे, CEO हो या MD हो, वो एक ही बात है, एक ही होता है कि लेकिन नाम उनके दो मुख्तलिफ हैं। मैं किस तरह से साबिक MD जो थे इस अंदाज़ से जहाज़ को लेकर बैरून मुल्क चले गए, क्योंकि अदालत की जानिब से कहा गया था कि किसी भी जहाज़ की उड़ान से पहले उसका उड़ान का जो है बाकायदा एक जो है वो शेड्यूल बनाया जा सकता है। और इस जहाज़ को फ़रोख्त करने की या बैरून मुल्क जाने की इजाज़त किसने दी थी और किस तरह से बड़े ही खुफिया तरीके से, मोहतात तरीके से ये जहाज़ जो है वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, इस पर जो PIA बोर्ड्स के जो वकील थे सलमान अकरम राजा, उनसे तफसीली रिपोर्ट जो है वो तलब की गई थी, जो कि लाहौर में इस वक्त तैयार हो रही है और आइंदा चंद रोज़ में ग़ालिबन 19 फरवरी को 20 को इस केस की समाअत होनी है। 19 फरवरी को इस रिपोर्ट को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा जो है वो करा दिया जाएगा। लेकिन इंकशाफात जो सामने आए हैं वो ये सामने आए हैं कि PIA का ये जो जहाज़ था एयरबस 310, ये अपने जो उड़ान के घंटे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कोई भी अगर जहाज़ कोई कंपनी बनाती है तो उसके जो उड़ान के आवर्स जो हैं वो मुतय्यन कर लिए जाते हैं। तो ये बताया गया है कि उसके जो उड़ान के जितने भी घंटे मुकर्रर किए गए थे वो पूरी कर चुका था और 30 साल पुराना ये जहाज़ था, जिसे ग्राउंड जो है वो कर दिया गया था। लेकिन इसमें जो अहम बातें सामने आई हैं, जो इंकशाफात सामने आए हैं, वो ये सामने आए हैं कि ये साबिक जो MD थे PIA के, जो जर्मन थे, वो तैयारा लेकर जो है वो सबसे पहले माल्टा में गए थे। माल्टा में बरतानवी एक कंपनी थी जो एक फ़िल्म की शूटिंग कर रही थी। उस बरतानवी कंपनी ने अपने फ़िल्म की शूटिंग के सिलसिले में पाकिस्तान का ये तैयारा जो है एयरबस 310 चार्टर्ड किया था और इसके बदले में कोई $2 लाख जो है वो PIA को रेंट की मद में जो है वो अदा किए गए थे। और माल्टा से ये जहाज़ जो है जर्मनी के जो एयरपोर्ट है हाले म्यूज़ियम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर जो है वो ले जाया गया था और वहाँ पर इस जहाज़ को जो है वो 119 मिलियन रुपयों में फ़रोख्त कर दिया गया था, जो तकरीबन जो है वो पाकिस्तान के आप अगर इसे बनाएं तो 19 करोड़ रुपए बनते हैं। तो 19 करोड़ में ये जहाज़ जो है वो जो साबिक MD थे, जो जर्मनी से लाए गए थे, नवाज शरीफ के दौर में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, इसे 19 करोड़ में फ़रोख्त कर दिया गया था। और इसमें यह भी बताया गया है, जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है, कि ये पैसे PIA को जो है वो मिल चुके हैं। और लेकिन जब इस केस की समाअत हो रही थी तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से जब कहा गया था कि तैयारा पुराना था और इसे मज़ीद बात करना चाह रहे थे, लेकिन जजेस की जानिब से कह दिया गया कि आप पुराने जहाज़ की बात कर रहे हैं, बात वो करें जो हमें या सुनने वालों को ये बात हज़म हो चुके। अदालत ने जो सवाल उठाए थे वो यही थे कि ये हाईजैकिंग का केस है, इंटरनेशनल ये क्राइम हुआ है, तो हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बहरहाल अदालत ने PIA के बोर्ड के जो वकील थे सलमान अकरम राजा, उनसे इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट जो है वो तलब की थी और अदालत ने ख़ासी सख्त ऑब्जर्वेशन का इजहार किया था साबिक MD PIA जो कि जर्मनी से आए थे, भी किस तरह से वो जहाज़ लेकर जो है वो बैरून मुल्क फ़रार हो गए थे, किसने इस बात की इजाज़त दी थी। दूसरी जो अहम खबर आपके साथ शेयर करनी थी, वैसे तो सदीक जान जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो इस मामले के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपको अपडेट कर चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब वो अपडेट कर रहे थे
उन्होंने कुछ रिसर्च वर्क नहीं किया था कि ये जो मुनज़्ज़म मुहिम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है ये क्यों चलाई जा रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़ रही है इसके पीछे वजह क्या है, क्यों हर साल जो है वो इन केसेस की तादाद जो है वो बढ़ जाती है। जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें तो ये बताया गया, इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद जो इस वक्त सियासी, इंतज़ामी, माली और इंतज़ामी नौयत के जिन मुकदमात की समाअत कर रहे हैं, इन मुकदमात की समाअत की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मकसद ये है इस बात का कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये इंतज़ामी, माली और सियासी हवाले से जिन मुकदमात की समाअत कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन केसेस की समाअत ना करें, क्योंकि इन केसेस की समाअत से जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और बैकलॉग जो है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये वजह इस मुनज़्ज़म मुहिम में जो है वो नहीं बताई जा रही। नाज़रीन, इस वक्त इसकी एक वजह तो ये है कि इस वक्त लाहौर में जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें कोई 43 जजेस हैं, वैसे 50 से ज़्यादा वहाँ पर जजेस होते हैं। सिंध हाई कोर्ट में 38 जजेस हैं, पेशावर हाई कोर्ट में 18 जजेस हैं, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 10 जजेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो 7 जजेस हैं। तो पाँचों हाई कोर्ट से जो मुकदमात का जो फैसला होता है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो 17 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जबकि ये जजेस अगर हम ये मिला लें जो हाई कोर्ट्स के बनते हैं, ये तकरीबन 100 से ज़्यादा जजेस बनते हैं जो अपने केसेस का फ़ैसला करते हैं, जिनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर की जाती हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात आते हैं, डायरेक्ट मुकदमात भी 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, जिन्हें मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो इंटरटेन भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी मुख्तलिफ ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं जहाँ से केसेस का फ़ैसला होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की जाती हैं, जैसे कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स होते हैं। वहाँ पर जिन केसेस का फ़ैसला होता है इलेक्शन डिस्प्यूट का, वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की जाती हैं। इसी तरह से फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल में भी जो मुलाजमीन के डिस्प्यूट से मुतल्लिक होते हैं, वहाँ पर भी जो फैसले होते हैं वो डायरेक्ट अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर की जाती है। इस तरह से प्रोविंशियल सर्विसेज ट्राइब्यूनल्स में जो फैसले होते हैं उनकी अपीलें में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आती हैं। तो जिन लोगों ने ये मुहिम शुरू की है उन्होंने ये पूरे फैक्ट जो है वो सामने नहीं रखे कि सैकड़ों से ज़्यादा जो जजेस हैं वो फैसले सुना रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट में होते हैं जो इन केसेस को सुनते हैं, जबकि इसके अलावा ट्राइब्यूनल से और डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस आते हैं वो इनसे अलग हैं। जबकि जहाँ तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, उसकी एक वजह ये भी है कि ये तादाद मौजूदा जो चीफ जस्टिस आए हैं जस्टिस गुलजार अहमद, उनके दौर में नहीं बढ़ रही, बल्कि हर साल बतदरीज इन केसेस में इजाफा होता चला आ रहा है। 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस थे वो 13,724 थे। उसके बाद 2007 में देखें तो ये 15,186 हो गए थे। 2010 में ये केसेस बढ़कर 20,234 हो गए थे जो सुप्रीम कोर्ट में 2010 में ज़ेर इल्तवा थे। तो 2015 में ये केसेस की तादाद 27,000 से ज़्यादा थी। 2017 में जब साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार थे वो आए थे तो उस वक्त 38,900 केसेस ज़ेर इल्तवा थे, और इस वक्त 2020 में ये केसेस जो है वो बढ़कर तकरीबन 43,254 हो चुके हैं। तो इसमें सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस की जो है वो आप कह सकते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं है जो ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बढ़ रही है, बल्कि हर साल जो है बतदरीज इन केसेस में इजाफा होता चला आ रहा है। दूसरी जो बात हमने आपके साथ करनी थी, जो आपके साथ गपशप करनी थी, कल हमने लाल मस्जिद का जो इशू है जहाँ पर दोबारा से मुहासरा कर लिया गया है और मौलाना अब्दुल अजीज़ ने लाल मस्जिद की खिताबत से, लाल मस्जिद के ख़तीब होने से, दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है, लाल मस्जिद के से बाहर आने से इनकार कर दिया है। तो जिसके बाद दोबारा से इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से लाल मस्जिद का जो है मुहासरा कर लिया गया है। मैंने जब वो कल वहाँ से रिपोर्ट किया तो उस पर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारी वीडियोज़ को देखते भी हैं, हम उनके बड़े शुक्रगुज़ार हैं, उनके कमेंट्स भी आते हैं, उनके फीडबैक भी आते हैं। मैं तमाम अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो इस मामले पर मुखातिब होना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे व्यूअर्स ने इस बात पे एतराज़ किया कि आपको लाल मस्जिद के बाहर से ये जो सूरत हाल थी उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो मेन मीडिया है वो इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। सबसे पहली बात तो नाज़रीन आपके साथ ये है कि मेन जो मीडिया है हमारा वो बहुत सारी चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करता। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मेन मीडिया पर नहीं आती, वो हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो है वो आप तक पहुँचती हैं। उसके अलावा जहाँ तक रिपोर्ट करने की ताल्लुक़ है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ऐसे चैनल्स हैं, डॉन न्यूज़ पर ये खबर रिपोर्ट हो रही है, उसके साथ साथ जो ऐसे वेब चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी खबरें रिपोर्ट्स हो रही हैं। तो ऐसा कुछ करके हमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि आप तक जो भी मालूमात है वो पहुँचाई जाए, और एक सहाफ़ी होने के नाते, एक रिपोर्टर होने के नाते आप तक मिनोअन जिस तरह से हम ये देखते हैं वो आप तक पहुँचा दें। और लाल मस्जिद के बाहर से जो हमने रिपोर्ट की थी उसमें हमने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया था, किसी के
हक में बात नहीं की थी, जो फैक्चुअल पोजीशन थी वो आपके सामने रखी थी, बल्कि लाल मस्जिद के जो इस वक्त मौलाना अब्दुल अजीज़ हैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा था, उनके जो अहलियाँ हैं उम्मे एहसान उनका मौक़िफ़ भी रखा था, इस्लामाबाद इंतज़ामिया का भी रखा था, और जो साबिक़ तर्जमान थे हाफ़िज़ एहतशाम उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा था। और हमारा मकसद ये था कि आपको मुकम्मल तौर पर जो है इस मामले पर बाखबर रखा जाए, ताकि कल को इस मामले का कोई भी अगर कोई ड्रॉप सीन होता है या इसमें कोई जाकर चीज़ें किसी और तरफ चल निकलती हैं तो आपको पहले से इन तमाम चीज़ों का पता हो कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ जो है वो तैयब उर्दमान पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, दूसरी तरफ इस्लामाबाद का एक ऐसा इलाका जो दिल है G7 G6 वहाँ पर नो गो एरिया जो है वो लाल मस्जिद के इर्द गिर्द जो है वो बना हुआ था। तो हमारा मकसद ये था कि आपको हालात के हवाले से, मुल्क ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत के हालात के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो बाखबर रखा जाए। किसी की सपोर्ट करना, किसी की दिल आज़ारी करना हमारा मकसद नहीं था। कुछ दोस्त, एक दोस्त ने मुझे ये कहा कि मैंने और मेरे 11 दोस्तों ने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, तो उनकी ये बात भी मेरे लिए सर आंखों पे, लेकिन मकसद किसी की दिल आज़ारी करना था। इख्तलाफ आप ज़रूर करें, लेकिन एक रिपोर्टर होने के नाते हम किसी को खुश करने के लिए, किसी को नाराज़ करने के लिए रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि आपको बाखबर करने के लिए ये रिपोर्ट करते हैं और आप इसको एज ए रिपोर्ट ही लिया करें। बाकी इख्तलाफ होता है तो इख्तलाफ सिर्फ आपकी सोच की हद तक होना चाहिए, आपके थॉट्स की हद तक होना चाहिए, किसी की ज़ात के हद तक आपका इख्तलाफ जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगली वीडियो जो हम आपको बनाएंगे उसमें हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि एंकर हामिद मीर के रूबरू ख्वाजा आसिफ जो मुस्लिम लीग नवाज़ के पार्लिमानी लीडर हैं उनकी जानिब से एक बड़ा जो है वो इंकिशाफ भी किया गया है, एक बहुत बड़ा एतराफ़ भी कर लिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के हवाले से। और उसके साथ साथ जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ जैसा केस है उसमें बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो एक मुबैना जासूस है कर्नल इनामुर रहीम, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत हुई थी, उसकी अपडेट भी जो है आने वाली जो अपनी वीडियो है उसमें हम आपको देंगे।